हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में जैव विकास के विषय में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखेंगे क्या है। पृथ्वी का उद्गम अनुमानतः लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी का उद्गम यानी पृथ्वी का जन्म। पृथ्वी का उद्गम अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ तथा इस पर जीवन लाइफ की उत्पत्ति अनुमानतः यानी सब अनुमान से बताया जा रहा है 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। आदि पृथ्वी पर आदि जीव पदार्थ से कोशिका रूपी आदि जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिवरीज आदि वैज्ञानिकों ने जैव विकास के संदर्भ में अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए तथा अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण व पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रमणिकी से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी से प्रमाण, अनुवांशिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, समरूपता से प्रमाण, संयोजक जंतुओं से प्रमाण, जीवाश्मों से प्रमाण। आगे देख लेते हैं। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स। विभिन्न जीव जातियों के वे अंग जो भ्रूणीय विकास तथा रचना में मौलिक रूप से समान हों, चाहे वयस्क अवस्था की रचना एवं कार्य में वे कितने भी भिन्न क्यों न हों, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मानव के हाथ, चमगादड़ व पक्षियों के पंख, व्हेल व सील के फ्लीपर तथा सभी चतुष्पादीय कोशिकाओं, सभी चतुष्पादीय कशेरुकियों के अग्रपाद। ये मौलिक रचना तथा भ्रूणीय विकास में समान होते हैं, किंतु इनका कार्य अलग अलग होता है। मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, व्हेल व सील के फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ व पक्षियों के पंख उड़ने के लिए तथा चतुष्पादीय कशेरुकियों के अग्रपाद दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे देख लेते हैं। समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन्स। विभिन्न जीव जातियों के ऐसे अंग जो कार्य में समान होने के कारण समान दिखते हैं, परंतु भ्रूणीय उत्पत्ति और विकास में तथा मौलिक रचना में भिन्न होते हैं, समरूप अंग या समवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, उड़ने वाले कीट, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख, ड्रैको उड़न छिपकली, पक्षियों एवं कीटों के पंख, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक। आगे देख लेते हैं। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे, लेकिन वातावरणीय दशाओं के बदले जाने से इनका महत्व समाप्त होने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव नेत्रों की प्लिका, सेमीलुनेरिस कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, उंडुक पुच्छ, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, कोक्सिकस पुच्छ कशेरुका आदि। नोटेड पॉइंट में क्या है। मानव शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जीवाश्म विज्ञान प्लेओन्टोलॉजी। प्राचीन काल में पृथ्वी पर जीवित रहने वाले पादपों और जंतुओं द्वारा पृथ्वी की सतहों पर एवं चट्टानों की परतों पर छोड़ी गई छाप जो आज तक सुरक्षित मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं तथा इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। संयोजक या मध्यस्थ जातियां, कनेक्टिंग लिंक्स और इंटरग्रेडिंग स्पीसीज।
कुछ जीव जातियों में इनसे कम विकसित निम्न वर्गीय जातियों के तथा इनसे अधिक विकसित उच्च वर्गीय जातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन्हें संयोजक जातियां कहते हैं। जैसे यूग्लिना पादपों एवं जंतुओं के संयोजक माने जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच का संयोजक माना जाता है, बीच की कड़ी माने जाते हैं एक तरीके से। प्रोटोथीरिया सरीसृपों एवं स्तनधारियों एवं स्तनियों के संयोजक हैं। प्रोटोथीरिया क्या है? प्रोटोथीरिया किसके किसके बीच में कड़ी हैं? सरीसृपों एवं स्तनियों के संयोजक हैं, यानी बीच में कड़ी हैं एक तरीके से उनके जोड़ की। नियोपाइलीना संघ एनिलीडा और मोलस्का के बीच की कड़ी हैं। नियोपाइलीना क्या है? संघ एनिलीडा यानी जिसमें केचुआ आता है और मोलस्का घोंघा के बीच की कड़ी हैं। पेरीपैटस संघ एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक है। पेरीपैटस किसका बीच का संयोजक है? एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। नोट: विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में विभिन्न जीव वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। फिर से देख लेते हैं। जैव विकास के संबंध में विभिन्न जैव वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, लैमार्कवाद। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुई। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जीव शरीर एवं इसके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कुछ अंगों का अधिक और कुछ अंगों का कम उपयोग आवश्यक हो जाता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों या अनुपयोगी अंगों का विकास कम होने लगता है। इसलिए लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रकार जीवों के शरीर में जो भी परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। यह वंशागत होते हैं, जिनके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सर्पों के टांगों का विलुप्त होना। डार्विनवाद। जैव विकास परिकल्पना पर दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन को 1831 ईस्वी में HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। इसको फिर से देख लेते हैं। जैव विकास परिकल्पना पर दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन को 1831 ईस्वी में HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। भ्रमण से पहले ये विशिष्ट सृष्टिवादी में विश्वास करते थे, लेकिन यात्रा के दौरान ये जैव विकास परिकल्पना में विश्वास करने लगे। इसके परिणामस्वरूप इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेशनल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छिपी हुई, यानी 1859 में छपी। डार्विनवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, अतिजीविता मतलब। नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात विकासवादी वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल के आनुवांशिकी सिद्धांतों और डार्विन के सिद्धांतों के
निगमन से नव डार्विनवाद का उदय हुआ। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों जैसे उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्ण, विविधता और जनन आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवों की नई जातियां बनती हैं। उत्परिवर्तनवाद देख लेते हैं। म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डिब्रीज द्वारा उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा देख लेते हैं। इस प्रकार उत्पन्न जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई दे उत्परिवर्तक कहलाते हैं, तथा यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होती है। उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होते हैं, अर्थात ये किसी अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ये उत्परिवर्तक के लिए लाभदायक, निरर्थक या हानिकारक हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन का प्राकृतिक गुण होता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, अतः यहाँ जनक या पूर्वज जाति से एक ही साथ फिर से देख लेते हैं। अतः एक जनक या पूर्वज जाति के एक ही साथ नई मिलती जुलती जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। नई जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, ये बुक कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, नहीं मिल रही है, तो इसका नाम है समसामयिकी सामान्य अध्ययन, घटना चक्र वालों की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रूरत है तो इस नाम से ये बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं। और इसका मैं पेज भी दिखा दे रही हूँ पीछे पलट के इस वीडियो में, ताकि आपको ये मिल जाए। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है पूरी बुक और इसका ये पहला पेज। जी फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स ये बुक और ये इनके संकलन सहयोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।